प्रदेश वो राज्य जिसे कानून का राज बता करके, वादा करके और दावा करके जंगल राज बना दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। कानपुर से घटना आई है सामने, सुनिए जरा उसके बारे में। 2 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं और 1 हफ्ते बाद ही पिता भी आत्महत्या कर लेता है क्योंकि वो गुंडई और दबंगई से परेशान था। मामला कानपुर के घाटमपुर में मौजूद एक ईंट भट्ठे का है। ईंट भट्ठे में ये परिवार काम किया करता था, मजदूरी किया करता था। ईंट भट्ठे के ठेकेदार राम स्वरूप के बेटे और भांजे ने मिलकर के पहले इन 2 लड़कियों को जबरदस्ती शराब पिलाई, फिर उनका शोषण किया, बलात्कार किया। उसके बाद से उन लड़कियों की वीडियोस भी बनाई और फोटोज भी खींच करके रख लिए। इतना सब कुछ होने के बाद इन लड़कियों ने ईंट भट्ठे के पास ही आत्महत्या कर ली, जिसके बाद से आरोपियों को पकड़ा तो गया, लेकिन लड़कियों के पिता के ऊपर लगातार ईंट भट्ठे का ठेकेदार दबाव बना रहा था कि सुलह कर लो, मामले को वापस ले लो। लगातार हो रही इस गुंडई, दबंगई और धमकियों से परेशान होकर के पिता ने भी अब आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद से गांव वाले बता रहे हैं कि किस तरह से उस इंसान को परेशान किया जा रहा था। इन सब के बीच में सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस कर क्या रही थी? जब अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई थी, उसके बाद से पुलिस ने इस तरह से खुली छूट क्यों दी अपराधियों के परिवार को कि वो विक्टिम्स के परिवार के ऊपर दबाव बनाते रहें? इसमें पुलिस विभाग की तरफ से जो सफाई आई है वो सुनिए। पुलिस विभाग ने एक सतही सी सफाई दी है, या कहिए बहाना बनाया है। इन्होंने कहा है कि लड़कियों का पिता तो अपने गांव में था ही नहीं, वो तो लड़कियों की डेड बॉडी, लाश को लेकर के अपने पैतृक गांव चला गया था। हमें कैसे पता चलेगा कि उसे धमकियां मिल रही थी? आप ये सोचिए, पुलिस के पास जो मामला है और इतना संवेदनशील मामला है कि नाबालिग लड़कियों का बलात्कार होता है, उस मामले में पुलिस कह रही है कि हमें कैसे पता होगा कि धमकियां मिल रही हैं। परिवार जो पीड़ितों का है वो मजदूरों का परिवार है, ठेकेदार पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले हैं, दबंग परिवार के लोग हैं। आखिर कैसे नहीं मिल रही होंगी धमकियां और पुलिस को अंदाजा कैसे नहीं था? पुलिस कह रही है कि परिवार हमसे संपर्क में नहीं था, लेकिन क्या पुलिस को खुद नहीं परिवार से संपर्क करना चाहिए था? आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी मामला इतना बिगड़ता चला गया कि उसी परिवार का एक और शख्स आत्महत्या कर लेता है और पुलिस कहती है कि हमें पता नहीं था। उत्तर प्रदेश में यह पहली बार नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बेटियों को छेड़ने वालों को हम सड़क पे मार देंगे। हालांकि इनके राज में बेटियां ही सड़क पे मारी जा रही हैं या फिर खुद आत्महत्या कर ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में लड़कियों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए अपराधी जितने जिम्मेदार हैं, उतनी ही सरकार और प्रशासन भी है। आपको याद ही होगा कि एक तरफ अपराधी एक लड़की की हत्या करता है बलात्कार करने के बाद, और दूसरी तरफ पुलिस वाले जल्दी जल्दी से उसकी लाश को जला करके मामले को दबाने का अपराध करते हैं। हाथरस याद है ना आपको? योगी जी ने 2020 में कहा था कि हम समाजवाद नहीं लाने वाले हैं, हम राम राज्य लेकर के आएंगे और राम राज्य की तरफ ही बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, समाजवाद ऐसे लोग ला भी नहीं सकते जहां पे महिलाओं को न शिक्षा मिल पा रही है, न स्वास्थ्य मिल पा रहा है और यहां तक कि उनकी सुरक्षा तक नहीं हो पा रही है। योगी आदित्यनाथ के भाषणों में कुछ और बातें दिखती हैं, लेकिन धरातल पे कुछ और बातें दिखती हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार बुलडोजर के दम पे कानून बनाने की बात करते हैं। हालांकि वो बुलडोजर केवल एक समुदाय के खिलाफ होता है, इसके तो आंकड़े भी अब सामने आने लगे हैं। बुलडोजर के दम पे कानून की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ अपने राज्य की महिलाओं को बचा नहीं पा रहे हैं अपराधियों से। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा कहता है। 2023 में जो डेटा आया उससे पता चलता है कि 2022 में उत्तर प्रदेश टॉप का राज्य था जहां पे महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध होते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि अकेले 2022 में उत्तर प्रदेश में 65,743 मामले दर्ज हुए। कितना ज्यादा लग रहा है ना, लेकिन इसमें एक बात ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये वो मामले हैं जो दर्ज हुए हैं। कितने मामले ऐसे हैं जो कि दर्ज नहीं हो पाते क्योंकि अपराधियों का दबदबा है, दबंगई चल रही है। दूसरी तरफ इनके पुलिस प्रशासन है जो इतनी नाकाम है कि कह रही है कि परिवार से हमारा संपर्क नहीं था। ऐसे में लाखों मामले ऐसे भी होते होंगे जो कि दर्ज नहीं हो पाते। एनसीआरबी का ही डेटा एक और बात की तरफ ध्यान दिलाता है। उत्तर प्रदेश टॉप का राज्य है एक और मामले में। बलात्कार के बाद हत्या के मामलों में यूपी नंबर 1 है। जी हां, अपराध का गढ़ बन चुका है उत्तर प्रदेश, लेकिन
वादे और दावे किए जा रहे हैं महिला सुरक्षा के। हालांकि दोष केवल सरकार का भी नहीं है, प्रशासन का भी नहीं है, दोष हम जैसी जनता का भी है जो कि आवाज नहीं उठाते। अब तो ये भी सवाल उठने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में सत्ता में नहीं है वहां पे ऐसी घटनाएं हो जाए तो उसे राष्ट्रीय मुद्दा बना देती है, लेकिन बाकी राज्यों में जहां भाजपा सत्ता में है वहां पे विपक्ष इतना सोया रहता है कि एक ट्वीट के अलावा कुछ नहीं कर पाता। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि यही घटना अगर किसी दूसरी पार्टी की सरकार में हुई होती तो जंगल राज आ गया होता, बीजेपी सड़क से लेकर संसद तक कोहराम मचा देती, लेकिन बीजेपी सत्ता में है तो वो कुछ भी नहीं बोलेगी। उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टियां भी एक एक ट्वीट करके सो जाएंगी। बंगाल में बीजेपी ने संदेश खाली को मुद्दा बना दिया। यूं ही उत्तर प्रदेश में बदायूं में इसी तरह की घटना हुई थी। बीजेपी ने इतना हाईलाइट किया कि ये चुनावी मुद्दा बन गया था। अखिलेश यादव सरकार की छवि ही बन गई कि ये महिलाओं को सुरक्षा दे पाने में नाकाम है। लेकिन जब ये लोग विपक्ष में आएंगे तो सड़क पर उतरने को कौन कहे, एक ट्वीट करके सो जाते हैं। 2024 के चुनाव बिल्कुल पास आ चुके हैं, लेकिन ऐसे में इस समय आप देखिए उत्तर प्रदेश में मुद्दे क्या हैं। धर्म और बुलडोजर जैसे मुद्दे ही इस समय खूब लाइमलाइट में चल रहे हैं। बुलडोजर बाबा के नाम पे प्रचार हो रहा है। कानून की बातें तो केवल कहने के लिए हैं, लेकिन कानून की मानता कौन है? और कानून को मनवाने वाला प्रशासन जब सोया हुआ है और कई बार अपराधों में शामिल है तो महिलाओं को सुरक्षा कहां से मिलेगी? खैर, अगर ये खबर आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें। और हाँ, ऐसी खबरें जो आपके पास अन्य माध्यमों से नहीं आ पाती हैं वो आपके सामने आती रहे, आपको देखने को मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।